हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार ऑलरेडी हम लोग एक सेशन कर चुके हैं, यानी कि ये जो सेशन है ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? ये बोर्ड्स 2024 के स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप इससे पहले आप लोग मेरे साथ लेक्चर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, अगर आप देख पा रहे होगे तो उसमें हम लोगों ने ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज कर लिया था। चार्ज क्या होता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले। तो आपको यार काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है ना? तो आपको ये पूरा लेक्चर देखना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात कहूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपकी स्पेशल क्लास का लिंक है, आपको उसको भी ज्वाइन करना है वीके आर्मी कोड यूज करके। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे बच्चे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आप अगर मेरी ये पूरी क्लास देख लेना, अगर ये आपको अच्छी लगती है तो आप वहां पर क्लिक कर सकते हो और वहां से आप वीके आर्मी कोड यूज करके आप जो है ना मेरे साथ एक प्लस प्लेटफॉर्म पर लाइव इंटरैक्शन कर सकते हो। वहां पर आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। सिर्फ 1500 रुपीज फीस है ना, अगर आप वीके आर्मी कोड यूज करते हैं तो। राइट बच्चा पार्टी? चलिए तो यार एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, ज्यादा बातचीत ना करते हुए, ठीक है ना? और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो बाद में यार आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। यार लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। बात तो सही है सर। इन टुडेज क्लास व्हाट वी विल बी कवरिंग, आज की इस क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को कवर करेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस को कवर करेंगे। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस को कवर करेंगे, ठीक है जी। आज की इस क्लास में हम ये, और तीसरा जो पार्ट है हमारा वो है बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो पहले कूलम्ब्स लॉ की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है यहां पर बच्चे, वो आता है कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब भैया ने हमसे क्या बोला पता है आपको? इन्होंने हमसे बोला कि यार दो पॉइंट चार्जेस है, एक Q1 और एक Q2, और दोनों जो है कुछ r दूरी पर जुड़े हुए हैं। इनकी बात ये थी कि यार जो दो चार्जेस है ना वो देखो, मतलब उनके बीच में इतनी ज्यादा दूरी है कि जब आप उनको देख रहे हो तो वो पॉइंट के हिसाब से देख रहे हैं आपको, मतलब बहुत छोटे छोटे, मतलब लिलीपुट जैसे छोटे छोटे। आपने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर सेम नेचर के चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑपोजिट नेचर की चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। तो भाई ये जो Q2 चार्ज है ये वाला इसको रिपेल करेगा और Q1 इसको रिपेल करेगा। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और इनके बीच में जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है। सो इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, पहला। और दूसरा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे आपने ग्रेविटेशन करा था 11th में। सर 11th की बात मत करा करो प्लीज सर, 11th हमने नहीं पढ़ी है। चलो ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, आपको समझ आएगा जो भी पढ़ेंगे। 11th का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर यहां पर आएगा तो वो मैं पहले ही आपको क्लियर करा दूंगा, तो 11th की तो बिल्कुल बात ही नहीं करने वाले यहां पर। गॉट इट गाइस? चलो तो भैया सर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो गया, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो गया। यानी दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कुछ इस तरीके से ये बात आने वाली है हमारी। मैंने कहा यार ये भी बात सही है, मैंने कहा यार ये भी बात सही है। अब यार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी की जगह एक कांस्टेंट k लग जाता है, ठीक है ना? ये इतना अपने को पता है।
आपका क्या काम है भैया, आपका क्या काम है, देखिए मैंने पूरा बता दिया आपको कि the force of attraction or repulsion between 2 point charges separated at some distance is directly proportional to the product of magnitude of both charges and inversely proportional to the square of distance between them. मैंने तो बता दिया, बट थोड़ा सा क्या होता है ना, मेरा मेरा ये थोड़ा सा है कि जब मैं पढ़ाऊं तो आप साथ साथ में एनसीईआरटी भी कवर करो और अच्छे तरीके से कवर करो। तो मेरे को ये कहना है कि यार ये जो मैं बता रहा हूं आपका होमवर्क क्या है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको एनसीईआरटी से लिखनी है। कहां से? एनसीईआरटी से। भाई मैं किसी और किताब से भी लिख सकता था, लेकिन आपके एनसीईआरटी से लिखनी है। उससे क्या बेनिफिट होगा, एटलीस्ट जो मैंने पढ़ाया वो एक पेज आप एज द होमवर्क के फॉर्म में पूरा एक बार नोट डाउन कर लेंगे, है ना बच्चे। तो आपने ये बोला सर ये जो कांस्टेंट की है ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ओहो, ये क्या बोल दिया सर आपने, ये एप्सिलॉन नॉट कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा बता दो। मैं बताता हूं, देखो एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, ये इसको असल में क्या बोलते हैं बच्चे, मेरी बात समझना, इसको असल में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको असल में बोलते हैं बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मेरी बात समझ में आ रही है? एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे बच्चे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब मैं बताता हूं, एक निब्बा है एक निब्बी है, आपस में जब उनको दिख रहा है कि उनके घर वालों में से कोई नहीं देख रहा है, जब उनको यह बात दिखाई दे रही है कि उनके घर वालों में से कोई नहीं देख रहा है, तो वो आपस में एक दूसरे से अच्छा हंसी खुशी बात करते हैं। लेकिन अगर उनमें से दोनों में से कोई एक को भी दिख गया कि सामने पापा खड़े हैं, तो मैं सच कह रहा हूं वो दोनों एक दूसरे से कहेंगे तू कौन मैं कौन मैं कौन, भाई मतलब तू कौन, मैं तो उनको नहीं जानता। क्योंकि क्या हुआ भाई, जब पापा नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, परमिशन थी, और जब पापा है तो परमिशन है ही नहीं। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर है बच्चे कि यार ये चार्जेस कहां पर रखे हैं, इस बात का बहुत बड़ा रोल है। हवा में रखे हैं तो कितना फोर्स लगेगा, किसी और मीडियम में रखे हैं तो कितना फोर्स लगेगा। इसका मतलब मीडियम के ऊपर पूरी पूरी डिपेंडेंसी है। तो ये जो फ्री स्पेस आप बोलते हो ना, बेसिकली हुआ तो ये वैक्यूम, बट हम एयर की भी बात मान लेते हैं। तो एयर में रखे हैं, वो इनको परमिशन दे रहा है कि तुम आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाओ। दैट परमिशन इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। बट अगर आप यूनिट देखोगे, देखो अब आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, अब ये बन गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ऐसा ही बन गया, ऐसा ही बन गया। आप एक बात बताओ, इसको ना यहां पर ऐसा लिखो मत, अभी थोड़ा सा मुझे डिटेल में पढ़ रहे ना भाई, तुम्हारे साथ पूरा साल है, बाद में तो शॉर्ट में फटाफट फटाफट कराते रहेंगे, अभी तो पूरा साल में डिटेल पढ़ना है हमें पूरा। तो आपने कहा सर आप यही से कर रहे हैं, आपने कहा सर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को अगर सामने भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कितनी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, बट यूनिट तो निकालना पड़े। चार्ज और चार्ज मतलब कूलम्ब स्क्वायर, सही है सर। नीचे में आपका फोर्स मतलब न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? सर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर अगर आप एप्सिलॉन नॉट को सामने भेज देंगे तो यूनिट आ गया, इसकी वैल्यू इतनी होती है। मानी देखो एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स डिपेंड किस पे करता है, एक तो दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, दूसरा वो किस मीडियम में रखे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वैक्यूम में रखे हैं तो एप्सिलॉन नॉट, सर किसी और मीडियम में रख दिए तो उसी को तो करना है, अभी उसी को तो करना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट इससे पहले आप एक बार ये भी निकाल लो यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी निकाल लो। आप एक बारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी निकाल लो। ये कितना निकलेगा बच्चे? सो दिस इज 9 इंटू 10⁻⁹ दिस इज
9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि आप वैल्यू पुट करोगे ना तो आ जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह अपनी वैल्यू। यूनिट क्या रहेगा इसका, उल्टा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका यूनिट उल्टा रहने वाला है। ये एक छोटा सा पेज है जो कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया मैंने। ये अभी कब तक है, जब तक मैंने इसको किसी और मीडियम में नहीं रखा है। जब तक ये एयर बोलते हैं हम, तो वैसे वैक्यूम बनाना हमारे लिए मुश्किल है, तो जब तक हमने इसको किसी और मीडियम में नहीं रखा है तब तक आप इसको कह सकते हो कि हाँ यार ये आपका ये कॉन्सेप्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा पार्टी। अब एक काम करते हैं, इसको रखते हैं किसी और मीडियम में, एक काम करते हैं इसको रखते हैं किसी और मीडियम में, ठीक है ना भैया। सेकंड पेज में हमने इस पूरे सिस्टम को उठाया और इसको किसी और मीडियम में रख दिया। पापा सामने खड़े हैं, चप्पल से मारेंगे भाई, चप्पल से। दूरी उतना ही है, लेकिन अब मैंने इनको किसी और मीडियम में रख दिया। बात समझ में आ रही है? इनको मैंने किसी और मीडियम में रख दिया। अब जो फोर्स इन मीडियम लगेगा ना भैया, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सिर्फ एप्सिलॉन होगा। मैं ये भी बता देता हूं ये एप्सिलॉन क्या है, समझना बात को। ये एप्सिलॉन क्या है समझना। जिस तरीके से एयर की परमिशन एप्सिलॉन नॉट थी, उस तरीके से बच्चे ये जो सिर्फ एप्सिलॉन है, जो किसकी परमिशन है आपकी, जो किसकी परमिशन है बच्चे, दिस इज दी permittivity of medium, this is the permittivity of medium। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये किसकी परमिटिविटी है भैया? ये मीडियम की परमिटिविटी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? अगर इसको किसी और मीडियम में रखा तो एप्सिलॉन नॉट के बजाय एप्सिलॉन आ जाएगा और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर एक बात बताओ, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन क्या है? अगर आप देखो आपने दो चीजें बोली यहां पर, सर एफ एन वैक्यूम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सही है। और आपने कहा सर एफ एन मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही तो बोला आपने, ये दो चीजें बोली आपने। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है यार, बात तो सही है। अगर ऐसी बात है बच्चे, अगर ऐसी बात है तो मैंने कहा एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो। मैंने कहा दोनों को डिवाइड कर दो, तो आप क्या करोगे? एफ एन वैक्यूम बाय एफ एन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है, इससे ये कट जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, बस ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि बिल्कुल नीचे है ना, फोर्थ स्टेप पे। तो यहां से अपने को क्लियर मिला कि सर फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम जो हुआ वो आ गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जहां पे कंपैरिजन हो वहां पे रिश्तेदारों की बात ना आए, ऐसा तो कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट कंपैरिजन, इसको बोलते हैं ई आर या फिर के। ये ई आर और के क्या है मैं बता देता हूं। ई आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हो गया भैया? मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। मीडियम के हिसाब से एयर का परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी। असल में इसी को आप के भी बोलते हो, स्मॉल के। वो होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर ना आपको इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कोई ज्यादा छीड़-फाड़ नहीं करनी, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। बट हर एक मीडियम का एक अलग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हर एक मीडियम की अपनी अलग परमिशन होती है ना।
एयर के रिस्पेक्ट में अगर आपने उसका परमिशन निकाल दिया तो वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन जाता है। अभी इसको दोबारा से रिपीट करूंगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि नया है भाई, पहली बार 12th पढ़ रहे हैं, बट पहले टॉपिक को कंप्लीट कर लेने दो, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। तो आपने कहा सर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर के, तो चाहे तो एप्सिलॉन को आप के एप्सिलॉन नॉट बोल दो, एक तो ये रिलेशन बन गया भाई। या फिर आपने कहा सर फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू के, तो आपका एफ इन मीडियम क्या हो गया भैया, एफ इन वैक्यूम बाय के। या तो आपका ये क्या है, कैसे हुआ, ये मैं अभी आपको दोबारा से एक बार रिकैप कराता हूं, दोबारा से एक बार पढ़ाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है चीजें, समझा रहा हूं भाई। आपने क्या बोला सर, कूलाम्स लॉ के बारे में बात करी हमने किस बारे में बात करी, कूलाम्स लॉ के बारे में। हमने कहा दो पॉइंट चार्जेस है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो डिपेंड करेगा Q1 Q2 पे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सही है भाई, तो F हो गया K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। भैया K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अगर ये फ्री स्पेस में वैक्यूम में या एयर में रखे है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लगेगा। हमने कहा ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अगला कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि मैंने इन दो चार्जेस को, पूरे सिस्टम को मैंने किसी और मीडियम में रख दिया, और अब मीडियम में जब मुझे फोर्स निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट की बजाय मैंने एप्सिलॉन का यूज कर लिया। अब जब मैं मीडियम में फोर्स निकालता हूं तो मैं एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन का यूज कर रहा हूं। किसका यूज कर रहा हूं, एप्सिलॉन का यूज कर रहा हूं। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आपने कहा सर वैक्यूम में इतना फोर्स, किसी मीडियम में इतना फोर्स, मैंने कहा एक काम करो दोनों को डिवाइड मार दो, तो वैक्यूम का फोर्स अपॉन मीडियम का फोर्स वो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, जिसको हमने रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लिया। अब यहां से मेरा एप्सिलॉन का रिलेशन आ गया के एप्सिलॉन नॉट, या फोर्स इन वैक्यूम सॉरी फोर्स इन मीडियम उधर चला जाएगा तो के डिवाइड आ जाएगा, तो फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन वैक्यूम बाई के आ गया। मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है, लेकिन इसको कहानी को थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं क्लियर करवाऊं आपको तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये कहानी। एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं इसको, है ना बच्चा। चलो तो भैया एक काम करते, नोट तो कर ही लिया होगा आपने मेरे हिसाब से, ठीक है ना। एक बार नोट करो, तो पानी का ग्लास सामने रखा हो, पानी ले लूं मैं। हाँ नोट कर लिया होगा आपने, गॉट इट। सही है सर, कहानी क्लियर है, इसको नोट कर लो आप, पहला पेज है, ठीक है ना। पॉज करके फिर इसको नोट कर लो। क्वेश्चन बोलता है भैया, क्वेश्चन बोलता है, मान लेते दो चार, देखिए मैं आपको बता देता हूं, एयर के लिए जो के है वो 1 होता है, और वाटर पानी के लिए जो के है वो आपका 80 होता है। कितना होता है, 80। वो कुछ किताबों में 81 भी लिखा होता है, आप देख लेना, मतलब 80 81 अप्रॉक्स। अगर मैं वैक्यूम में फोर्स देखूंगा तो कितना होगा भैया, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना बच्चे। मतलब वैक्यूम में फोर्स देखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर इन्हीं को मैं पानी में डाल दूं तो पानी में फोर्स क्या होगा, आप ही ने तो बोला था फोर्स इन वैक्यूम बाय के, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन के है। के कितना है भैया, 80, या सीधा सीधा कह दो यार, फोर्स इन वाटर बराबर फोर्स इन वैक्यूम बाय 80। मतलब समझ में आया आपको, मतलब अगर वैक्यूम में रखे है तो इन दोनों चार्जेस के ऊपर F फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर मैं इनको पानी में रख दूं, अगर मैं इन्हीं को पानी में रख दूं तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, F वैक्यूम बाय 80। माने जो हवा में लगा था उसका 80 टाइम्स नीचे कम, उसका 80 टाइम्स कम। क्या मेरी बात समझ में आ रही। अगर मैं आपको बताऊं भैया, अगर मैं आपको बताऊं तो फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन आना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है यार, फोर्स का यूनिट क्या आएगा आपका, न्यूटन ही तो आएगा।
हमें सब जानना है ना भाई, हम कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते। फोर्स का यूनिट क्या होगा बच्चे? न्यूटन होगा। बड़ी सिंपल सी बात है सर, इसमें क्या कोई बड़ी बात है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन हो गया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन हो गया। बहुत सही बात, बहुत सही बात। अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इसको आगे देखते हैं और आगे बढ़ के करते हैं इसको। हाँ सर, बात सही है आपकी, इसको आगे करते हैं। तो यार इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। और अक्सर क्वेश्चन में बच्चा गलती करता है, जो आप भी करोगे, लेकिन मैं करने नहीं दूंगा, बचा लूंगा आपको, है ना। मैंने कहा यार दो चार्जेस है, एक 2 माइक्रोकूलम और एक 4 माइक्रोकूलम, और एक को मैंने माइनस लिख दिया, ये लो, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उसके 3 सवाल है। पहला सवाल, फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू ए ड्यू टू क्यू बी, मतलब जो ए पे रखा है उसको मैंने क्यू ए बोल दिया, पहला। दूसरा, बाय क्यू बी ड्यू टू क्यू ए, और तीसरा, रेशियो ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी, रेशियो ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी। कॉन्सेप्ट समझो भाई, कॉन्सेप्ट समझो। ये प्लस है, ये माइनस है, बहुत सिंपल सी बात है। ये 2 वाला क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ऐसा ही होगा, है ना। और ये -4 वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, माइनस वाला प्लस को खींचेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो पहले क्या पूछा? ए पर बी की वजह से, तो पहले फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। याद रखना बच्चे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सर फोर्स का फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया? हाँ सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर। सो फोर्स इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सिंपल है, वेरी वेरी एंड वेरी सिंपल बच्चे। फोर्स इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वैल्यू डालो इसमें। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, के मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9, याद रखना ये चीज। चार्ज 1 क्या है? 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6, इसको भी याद रखना भाई, ठीक है, ठीक है ना। और दूसरा जो चार्ज है वो कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -6। मैंने फिर बोला भाई, माइनस साइन का कोई लेना देना नहीं है। और डिवाइड करेंगे बेटा आर स्क्वायर से। यहां क्या करता है बच्चा? गलती करता है। आपने कहा सर आर 3 सेंटीमीटर है, पर भाई वो तो सेंटीमीटर है ना, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 3 को क्या लिखूंगा? 3 इंटू 10 की पावर -2, स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार लिख डालो, बात ही खत्म हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8 इंटू पावर 9 -6 +3 +3 -6 -3 +2 -1 +2 +1। आंसर कितना आया? सिर्फ 10 आया। यानी F ऑन A ड्यू टू B क्या आया? 80 न्यूटन। आई बात समझ? क्या किया आपने? कुछ नहीं, ए वाले को बी वाला अपनी तरफ खींच रहा था, ए वाले को बी वाला अपनी तरफ खींच रहा था, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगा भाई? उसके ऊपर फोर्स लगा 80 न्यूटन। उसके ऊपर फोर्स कितना लगा? 80 न्यूटन। आई होप दिस इज क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया? सही है। अब उसने
ए पार्ट तो मैंने कर लिया, अब उसने कहा बी वाले के ऊपर ए वाला कितना फोर्स लगाएगा, निकाल लो निकाल लो। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, सर के क्यू ए क्यू बी बाय आर स्क्वायर, मानी 9 इंटू 10 की पावर 9। भैया ए क्या है 2 इंटू 10 की पावर -6, अगले में 4 इंटू 10 की पावर -6, और दूरी में वही 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2। ये और ये सेम नहीं है क्या, सेम है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर 80 न्यूटन ही आएगा, है ना। इसका मतलब हमें एक चीज तो समझ में आ रही है, इसका मतलब हमें एक चीज तो समझ में आ रही है। एक सेकंड होल्ड करना आप लोगों ने एक चीज कर लिया कि एफ ऑन ए बी 80 न्यूटन है, एफ ऑन बी ए भी 80 न्यूटन है, तो रेशियो क्या रहेगा 1:1। बड़ा ऑब्वियस सी बात है 80/80 1:1। ओहो सर आपके तो कपड़े वपड़े सब बदल गए। अरे यार एक्चुअली क्या ना, उस टाइम जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे कुछ काम पड़ गया, फिर उसके बाद पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला, तो अब दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको आगे का प्रोसीड करते हैं। तो अभी तक अगर आप देखोगे हमने क्या पढ़ लिया भाई, कूलम्ब्स लॉ नॉर्मली पढ़ा है, सिर्फ कूलम्ब्स लॉ करा है अभी तक, एज सच इसका वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ा है। तो एक काम करते हैं ना यार, एक काम करते हैं ना यार, यहां पर हम लोग एक टॉपिक डालते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बच्चे ये क्या टॉपिक है बेटा, ये है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बिल्कुल सही बात है यार, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म क्या बोलता है, देखो ध्यान से देखना, आप सबको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कॉन्सेप्ट ये आ रहा है यार यहां पर कि मैंने कहा एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2। अब Q1 वाला Q2 वाले के ऊपर F फोर्स लगा रहा है और 2 वाला इसको इधर को फेंकेगा। जी हां, हां सर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि F21 इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1? हाँ भाई, यही है, लिखना बहुत जरूरी है, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है भाई सर ये क्या लिख रहे हो, इसलिए मैंने लिख दिया। 2 वाले के ऊपर 1 वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, सर सही है। दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चा, दोनों के बीच की दूरी क्या है r, दोनों के बीच की दूरी क्या है r। अब 1 वाला इसको इस डायरेक्शन में धक्का मार रहा है, हाँ सर जी, तो F ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या है बेटा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। भाई 1 ने 2 को इस डायरेक्शन में धक्का मारा, 2 ने 1 को इस डायरेक्शन में धक्का मारा। जैसे आपने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्सिस को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही बच्चों 1 से 2 को मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी R21 कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 2 से 1 को मैं R12 कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर लिखूंगा R21 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, समझाता हूं अभी पूरा, है ना, फ्रॉम 1 to 2। R12 कैप इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। R21 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। R12 वेक्टर इज, देखो मैं आपको बात समझा रहा हूं, अगर आप 1 से 2 तक जाओगे तो भी R दूरी कवर करोगे, आप 2 से 1 तक आओगे तो भी R दूरी कवर करोगे। याद रखना ये थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, 11th का इसमें थोड़ा सा मिक्सचर आ जाता है, तो इसलिए हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती है, मैं समझा रहा हूं आपको। 11th क्लास में यहां पर ना साइड में आप लोग अपने रजिस्टर में बिल्कुल साइड में एक कोना बना दीजिए, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है वेक्टर। क्या चीज हमें करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा एसी स्लो कर देते हैं भाई, है ना, बीमार हो जाऊंगा। अगर आप यहां पर देखोगे बेटा तो यार ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और अभी तक आपने पढ़ा है कि हम x को i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, y को j कैप से और z को k कैप से। मतलब जिसने 11th का e भी नहीं पढ़ा होगा उसको भी ये बात पता है कि x को i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, y को j कैप से, z को k कैप से। सही। इनको क्या बोलते हैं असल में,
ये आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। अब सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये एक ऐसे वेक्टर होते हैं, वेक्टर्स whose magnitude is 1, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है बेटा, ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, जो हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मैं, ये ओरिजिन है मान लेते हैं, मैं यहां पर सिटिंग हूं, ये मेरी पोजीशन है, यहां से 4 मीटर की दूरी पर। आप क्या कहेंगे? एक्स कितना है? 4 मीटर भाई, एक्स एक्सिस पर हूं। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? आर वेक्टर बराबर 4i कैप। अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? ओरिजिन से मैं 4 मीटर की दूरी पर हूं एक्स एक्सिस की तरफ, आई कैप इज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेशन। आप ऐसे बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर इज 4i कैप, इसको ऐसा बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर इज 4i कैप, ऐसा बोल सकता हूं मैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बात तो सही है सर, आपकी बात तो क्लियर कर रहे हो। तो जिस तरीके से आपने कहा, तो क्या मैं आई कैप को ऐसा लिख सकता हूं बच्चा, आर वेक्टर अपॉन 4। ये 4 क्या है? इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है भाई, मैग्नीट्यूड ही तो है 4। डायरेक्शन अगर हटा दूंगा तो आप कहोगे आप कहां बैठे हो? 4 मीटर पर। कहां पर? एक्स की डायरेक्शन में। तो एक्स की डायरेक्शन 4 मीटर। तो क्या मैं ऐसा एक फॉर्मूला लगा सकता हूं कि आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड? चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो 11th में हमें पढ़ाया जाता था वेक्टर का। अब 12th में टीचर आके पता है क्या बोलता है? तुम्हें तो पता ही होगा कि आर कैप बराबर आर वेक्टर बाय आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब मजबूरी में हमें यह बोलना पड़ता है हाँ सर, और आधे बच्चों को यह टॉपिक समझ में नहीं आता। जिन्होंने पढ़ा होता है, जो स्कॉलर होता है, उनको तो समझ में आ जाता है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है ना, वो उनका यह टॉपिक वैसे का वैसे ही रह जाता है। सो हम ऐसा काम नहीं करेंगे बच्चों, हम पूरा एक एक चीज को डिटेल में तरीके से पढ़ेंगे। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर मैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ की बात करूं तो इसमें एक बात बताओ, ये 1 वाला जब 2 वाले के फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में? 1 से 2 के डायरेक्शन में। तो वहां पर क्या लगेगा? R21 कैप। देखो भाई मेरी बात समझो, आपने क्या बोला? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया भाई, ये मैंने उल्टा लिख दिया। दिस इज F21, ठीक है, ये गलती से मैंने F12 लिख दिया, दिस इज F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मैंने अगर नॉर्मली लिखा कूलाम्स लॉ से, तो आप क्या लिखोगे? आप यही तो कहोगे K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही है भैया। अगर मैं इसको वेक्टर दे दूं तो मुझे ये बताओ ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है? 1 से 2 की डायरेक्शन, और 1 से 2 की डायरेक्शन क्या है? R21 कैप। मैंने R12 कैप भी लिखवाया है, बुक की बात है, एनसीईआरटी में 121 कैप है तो मैंने 21 कैप लिखवा दिया। आप यहां लिख दो R12 कैप इज फ्रॉम 1 to 2, आपकी बात तो भी सही है, कोई गलत बात है ही नहीं, है ना बच्चा? सही है, बात तो सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो आप क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, इस डायरेक्शन में K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R12 कैप, क्योंकि ये वाला फोर्स 2 से 1 की डायरेक्शन में, और 2 से 1 का डायरेक्शन क्या है भैया? R12 कैप। सिंपल सी बात यार। आप 1 से 2 जाओगे या 2 से 1 जाओगे, कवर तो आप R ही करोगे, है ना। और ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो एक और चीज याद रख लेना, चाहे R12 कैप का मैग्नीट्यूड हो, चाहे R21 कैप का मैग्नीट्यूड हो, वो R के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जिसको आप सिंपली R बोल रहे हैं, जिसको आप सिंपली R बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब बच्चों, आप इसको फर्दर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और आप ही ने तो बोला R कैप बराबर R वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। क्या मैं यहां से R12 कैप को R12 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकता? भाई मैग्नीट्यूड तो R है, सही है। और क्या मैं R21 कैप को R21 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकता? सर बिल्कुल बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते हो?
तो क्या सर KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इधर से जो R21 कैप है उसकी जगह में मैं R21 वेक्टर अपॉन R नहीं बोल सकता क्या? सर बिल्कुल बोल सकते हो, आया ना? जी सर। क्या मैं इसको फर्दर अगर देखूं तो ऐसा नहीं बोल सकता दैट F on 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं ना, जो ये वाला है इसको भी ब्लैक से ही लिखते हैं और अलग वाले को रेड से लिख देंगे, R21 वेक्टर बाय R, थोड़ा सा तुम्हारे लिए ब्लू से लिख देते हैं। तो F on 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा बच्चे? K Q1 Q2 बाय R क्यूब R21 वेक्टर। माने क्या क्या फॉर्मूला बना बच्चे? एक तो नॉर्मल ये फॉर्मूला बन गया, कौन से वाला? एक तो नॉर्मल बनता विदाउट वेक्टर वाला, तो एक तो कैप के साथ बन गया, और दूसरे फॉर्मूले को अगर आपने लेना है तो ये किसके साथ बन गया? वेक्टर और नीचे क्यूब बन गया, ये दो फॉर्मूला बन गए। तो जिस तरीके से आपने ये किया इसको भी कर सकता हूं मैं आगे। कैसे सर? देखो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, R12 कैप को क्या लिख सकता हूं मैं? R12 वेक्टर बटे में R। सो फर्दर अगेन आई कैन से F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बाय R क्यूब R12 वेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ये फर्स्ट रहा, ये सेकंड रहा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सिंपल सी तो बात है, कोई टफ वाली बात तो है नहीं इसमें, मेरे हिसाब से क्लियर है भैया। क्या बोला आपने? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। 1 ने 2 को धक्का मारा, उसका फोर्स इतना निकला, ये रहा KQ1 Q2 बाय R क्यूब R21 वेक्टर, या फिर KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 कैप। 2 ने 1 को धक्का मारा, देखो ये तो क्या था, 1 ने 2 को मारा, अब 2 ने 1 को धक्का इस डायरेक्शन में मारा और उसका फोर्स ये निकला है। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट करा तो पॉज करके नोट करो प्लीज, स्क्रीनशॉट मत लो, है ना? स्क्रीनशॉट से अपने को फायदा नहीं मिलेगा, नोट करते रहना चाहिए, नोट कर लो। गॉट इट गाइस? जी सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार अगली चीज पे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आपने ये तो कर ही लिया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मैं एक चीज और यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं, वो क्या है? Q1 Q2 याद करो, मेरे साथ बोलो भैया, तुम याद करो जरा। 1 ने 2 को धक्का मारा, सर F21, 2 ने 1 को धक्का मारा, सर F on 1 ड्यू टू 2। आपने कहा सर R12 कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो R12 है, यानी R है। R21 कैप का भी मैग्नीट्यूड R है। सर जब हम 1 से 2 की डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमने कहा R21 कैप, और जब हम 2 से 1 की डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमने कहा R12 कैप। क्या यही लिखा मैंने? एक बात बताओ, मैं 4 मीटर x डायरेक्शन में बैठा हूं, 4 मीटर माइनस x डायरेक्शन में बैठा हूं, तो आप क्या कहोगे? 4i कैप माइनस 4i कैप, मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप? या फिर ऐसा भी तो लिख सकता हूं R12 वेक्टर बराबर माइनस R21 वेक्टर, लिख सकता हूं ना भाई, मेरी मर्जी है ना। ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग है। ये भी 11th में एक रिप्रेजेंटेशन होता था। तो क्या मैं जो अब तक लिखता आ रहा था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 कैप, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता दैट, अच्छा एक और था फोर्स ऑन, चलो ठीक है इसको ऐसा ही रहने दो। क्या ऐसा लिख सकता हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। अच्छा R21 कैप को क्या मैं माइनस R12 कैप लिख सकता हूं? मेरी मर्जी है ना भाई, A बराबर माइनस B, तो क्या मैं माइनस R12 कैप लिख सकता हूं? हां जी। तो क्या ये माइनस KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 कैप नहीं है? थोड़ा याद करो, थोड़ा याद करो, ये तो F12 है। हां सर, ये तो F12 है, तो इसका मतलब सर F on 2 ड्यू टू 1 क्या आया? माइनस ऑफ F on 1 ड्यू टू 2, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है।
बट डायरेक्शन अपोजिट है। यही तो करा है मैंने आपको इस क्वेश्चन में। इसने इसको इस डायरेक्शन में खींचा 80 न्यूटन के साथ, इसने इसको इस डायरेक्शन में खींचा 80 न्यूटन के साथ। जब दो चार्जेस कुछ दूरी पर रखे होते हैं बच्चे, तो वे दोनों आपस में एक दूसरे को इक्वल फोर्स के साथ खींचेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, या इक्वल फोर्स के साथ रिपेल करेंगे बट अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये एक चार्ज A है Q1, ये Q2 है, ये प्लस प्लस है, तो ये इधर को धक्का मारेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इधर को धक्का मारेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू। अगर ये Q1 है और ये माइनस Q2 है फॉर एन एग्जांपल, तो 1 वाला इधर, सॉरी 1 वाला 2 वाले को इधर को आएगा F(2) ड्यू टू 1, और 2 वाला 1 वाले को इस डायरेक्शन में खींचेगा F(1) ड्यू टू 2। मैग्नीट्यूड बराबर है, एक दूसरे के ऊपर वे फोर्स इक्वल लगाएंगे बट डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अलग डायरेक्शन में लगाएंगे। मेरे हिसाब से ये आप लोगों को क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चा पहाड़ी? सही है, चले। सो दिस इज दी वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ का। इसको आप प्लीज एक बार नोट कर लो। इस फॉर्म के ऊपर मैं अब आप लोगों को एक सुपरपोजिशन करवाता हूं, उसके बाद हम बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब हमारी बात आएगी बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस के ऊपर। अब हमारी बातचीत आएगी बच्चा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस के ऊपर। ये क्या है? ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है? ये कहता है सर अगर किसी एक पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज रखा है और बहुत सारे n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस रखे, तो एक वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला भी लगाएगा, तीसरे वाला भी लगाएगा, nth वाला भी लगाएगा। तो जितने भी पार्टिकल्स इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, आप उन सारे फोर्सेस का सम कर दो, और अगर कोई पूछे कि इस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगा, तो आप कह दो जितना सब बाकी सबने लगाया। सर जो भी बोला सब दिमाग से ऊपर गया, एक बार लिखवा दो। लिखवाते हैं भाई। ये एक क्यू चार्ज है जी सर, इधर आपके पास n नंबर ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Qn। सही है? हां सर, हां सर। मैं यार एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि 1 वाले ने जो फोर्स लगाया होगा वो कितना होगा। आओ देखें जरा एक बार। ये काम करता है ना, यहां से कर लो। 1 वाले ने जो फोर्स लगाया वो क्या होगा? KQQ1/R1² और R1 कैप। अरे भैया 1 वाले के डायरेक्शन में ही तो लगाएगा, है ना बच्चा? सही है, बहुत क्लियर है। अभी करा पीछे से भाई। 2 वाला जो फोर्स लगाएगा वो सर KQ2/R2² R2 कैप, ये भी सही है। सर 3 वाले ने जो लगाया वो तो सर KQQ3/R3² R3 कैप। और इसी तरीके से यार nth वाले ने जो लगाया होगा वो तो सर रेड से ही लिखो यार, ठीक है ना, अलग मत करो कलर को। जितने भी है सबने लगाया होगा तो KQQN, अब ये 10 भी हो सकता है, 12 भी, जितना भी है, RN² RN क्या। मैंने कहा नेट फोर्स कितना लगेगा, तो एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, ये वाला जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इन बाकी तीनों का कोई लेना देना नहीं है। ये वाला जब लगाएगा तो बाकी दो का कोई लेना देना नहीं है। ये वाला जब लगाएगा तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वाला जब लगाएगा तो इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों। तो यार नेट फोर्स जो होगा ना बच्चे, वो बाकी सारे फोर्सेस का सम हो जाएगा। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और करते करते आप Fn वेक्टर लिख लो, करते करते आप Fn वेक्टर लिख लो। तो आप क्या करोगे इसमें? सर KQ1/R1² R1 कैप प्लस KQ2/R2² R2 कैप, और ऐसे करते करते KQQN/RN² RN कैप। सही है सर? हाँ बिल्कुल सही। यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं? KQ, ब्रैकेट में क्या आएगा? Q1/R1² R1 कैप प्लस Q2/R2² R2 कैप,
और ऐसे करते करते प्लस क्यू एन बाय आर एन स्क्वायर आर एन कैप। सही है सर? जी हां। सम किया ना आपने, समेशन ले लो, के क्यू समेशन ऑफ क्यू आई बाय आर आई स्क्वायर आर आई कैप वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n। सर ये क्या किया आपने, ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये बहुत सिंपल है भैया। अगर 5 चार्ज पार्टिकल होते तो आप क्या करते, 1 1 1 1 प्लस 2 2 2 प्लस 3 3 3 प्लस 4 4 4 प्लस 5 5 5। तो ये जो बीच में प्लस का सिंबल है इसको समेशन से रिप्रेजेंट कर दिया। आई को रिप्रेजेंट करा के 5 है तो 1 से लेकर n का 5 हो गया। तो एक बारी 1 1 1 प्लस 2 2 2 प्लस 3 3 3 प्लस 4 4 4 प्लस 5 5 5। सो ये एक बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला निकाला मैंने। बहुत सिंपल टॉपिक है यार, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत 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 ज्यादा सिंपल टॉपिक है बच्चा, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। सुपरपोजिशन में क्या बोला उसने कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस पार्टिकल due to all n number of discrete point charges is equals to the vector sum of all the forces experienced by this charges due to all other charges individually, due to all other charges individually। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चे आपको? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चा। गॉट इट गाइस? बहुत सिंपल है जी सर, बहुत सिंपल है। तो एक काम करते हैं ना, फिर एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला सवाल बहुत क्लियर है यार, 11th का ही एक कॉन्सेप्ट है तो इसमें ऐड कर देना भाई, 11th वाले कॉन्सेप्ट में ऐड कर देना बच्चे। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं। हाँ, इसको यहां साइड रखते हैं। ठीक है, तो 11th का ही एक कॉन्सेप्ट है। क्या? अगर एक वेक्टर R1 है, एक R2 वेक्टर है, तो हम यहां से एक पैरेललोग्राम बनाया करते थे और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया करता था, R वेक्टर, जो कि हम R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर्स का सम लिखते थे। और दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल होता था थीटा। ठीक है ना? तो आप यहां से लिखते थे जो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना बच्चे, वो आप लिखा करते थे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। याद रखा? ये फॉर्मूला याद आ गया? थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा। हाँ सर, पढ़ाया तो था एक बार टीचर ने। तो यहां पर भी अब इस रिजल्टेंट वाले पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे। पहला सवाल ये है बच्चों कि अपने पास क्या है ना, एक स्क्वायर है। जी सर है, अपने पास एक स्क्वायर है, इस पे चार्जेस रखे हुए 2 माइक्रोकूलम। ऐसा रखो, पहले तो इसको नेमिंग दे दो ABCD। सही है सर। और अब जो चार्जेस रखे हैं वो कैसे रखे हैं? 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। और वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अच्छा, इसकी जो साइड है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर। और ये क्या है? एक स्क्वायर है। और अब वो कह रहा है फाइंड दी नेट फोर्स experienced by charge particle placed at A due to all other charges। लिख लो, चलो ये वाली क्यों भी छोड़ रहे हो। placed at A due to all other charges। ठीक है ना? ए पर जो चार्ज रखा हुआ बाकी चार्जेस की वजह से उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, ये आपको बताना है। गॉट इट गाइस? आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर मैं आप लोगों को कराऊंगा।
सो आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, मैं सॉल्व कराता हूं इसको, देखो कैसे करेंगे। पहली बात, जैसे भी सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने करा कि एक वाले के ऊपर जो है ना, मतलब इस ए वाले के ऊपर जो है बाकी सबकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकाल रहे होंगे, ठीक है ना। किसकी वजह से, ए वाले की वजह से। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यार, जो सेम नेचर का है ना वो तो रिपेल करेगा। पहले एक काम करो, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये जो ए वाला है, इसको डी वाला अपनी तरफ खींचेगा, यस और नॉट, है ना जी सर। तो इसका मतलब यार ये वाला तो अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, मतलब F1 ले लो इसको यार, इसको F1 ले लो, कितना हो जाएगा। तो पहले F1 निकाल ही लो, तो F1 कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ भाई, मानी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना भाई, 2 इंटू 10 की पावर -6। मैंने फिर कहा माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड करना है। और इस वाले को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -6, सही है, 4 इंटू 10 की पावर -6, ये भी ठीक है यार। और डिवाइडेड बाय, अब दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। सो पहले तो 3 इंटू 10 की पावर -2, स्क्वायर होगा तो एक और कर दो, सही है, आर का स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 मतलब 9 हो गया, और 9 1 जा 9 हो गया, ठीक है। 2 4 जा 8 हो गया, सही है। 9 और -6 +3, +3 -6 -3, और ये ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, सॉरी ये 8 आएगा ना, 80 थोड़ी आएगा, ये 8 आएगा, 8 इंटू 10 मानी 80 न्यूटन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई, यानी इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो आपका 80 न्यूटन है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो हमारा कितना है, 80 न्यूटन है। मैंने ठीक है यार। अब एक और बात आएगी, भाई ये वाला भी तो खींचेगा अपनी तरफ F2 फोर्स के साथ, है ना। चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है, दूरी सेम है, तो ये भी 80 न्यूटन हो गया, ये भी सही है यार, ये भी सही है। मतलब देखो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन और एक फोर्स इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन, 90 डिग्री का एंगल है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे बाइसेक्ट करता हुआ आएगा। तो यहां से अगर आपको देखना है कि मेरा F रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ, अब आपने F1 को भी F मान लो, इसको भी F मान लो, क्योंकि बराबर ही तो है। तो अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 90। अभी cos 90 वाला तो वैसे ही 0 हो गया, तो ये रूट में 1 2 2F स्क्वायर हो जाएगा, F बाहर आ जाएगा, √2 आ जाएगा, मानी 80 √2। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, इस लाइन को होते हुए। यानी आप ध्यान से देखना, आप बिल्कुल गौर करना, इसका 80 इसका 80, इस डायरेक्शन में 80 √2 आ गया। बात समझ में आ रही है, इधर को 80 इधर को 80, तो इस डायरेक्शन में 80 √2 न्यूटन फोर्स लग गया। मेरे हिसाब से तुमको क्लियर हो रहा है ये बात, इधर को 80 इधर को 80, तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया, 80 √2 न्यूटन हो गया। सही बात है यार, बिल्कुल क्लियर बात है, कोई बड़ी बात ही नहीं। बट ये वाला क्या करेगा, ये वाला तो रिपेल करेगा भाई, ये वाला तो इस डायरेक्शन में फेंकेगा इसको F3 फोर्स के साथ। तो एक बार F3 भी निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, K मानी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 मानी 4 इंटू 10 की पावर -6, Q2 मानी 4 इंटू 10 की पावर -6, डिवाइडेड बाय R क्या होगा, अगर ये 3 तो पाइथागोरस से क्या ये 3 √2 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा, सर बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब 3 √2 इंटू 3 √2, अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे तो -4 से जैसे यहां पर किया था वैसे वहां पर कर दी। करो सॉल्व इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 से 9 कट गया, √2 मतलब 2 हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, पावर्स में देखो 9 और -6 +3, -6 -3 +4 सिर्फ 1, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 80 न्यूटन। मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 80 न्यूटन है। ये तो वही वाली बात हो गई, अगर राइट में 20 है लेफ्ट में 10 है
तो नेट कितना हुआ 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, राइट साइड में। अगर राइट में 20 है, लेफ्ट में 10 है, तो नेट कितना हुआ 10। किस डायरेक्शन में, राइट साइड में। बात तो सिंपल सी। तो यहां पर भी वही हो गया ना भाई, यहां पर भी वही हो गया ना भाई। देखो ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना बच्चे। सर इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन है और इस डायरेक्शन में 80√2 है, तो नेट क्या होगा इस डायरेक्शन में, तो एफ नेट कितना हो जाएगा 80√2 माइनस 80। भाई बड़े वाले में से छोटा माइनस करो, तो 80√2 माइनस 1 न्यूटन। आया ना। इसका मतलब कितना हुआ भाई फोर्स ऑन ए ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस 80√2 माइनस 1। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे करोगे तो 1.41 डाल दोगे तो वो भी आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा था हमसे। हमसे कह रहा सर पहले तो नोट कर लो एक बारी ना, पॉज करके नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूं फिर बताता हूं। हमसे क्या कह रहा है, बी वाला ए वाले को इस डायरेक्शन में खींचेगा, हमने कहा सही है। डी वाला ए वाले को इस डायरेक्शन में खींचेगा, हमने सही है। इसने भी 80 न्यूटन के साथ खींचा, इसने भी 80 न्यूटन के साथ खींचा, 80 ये भी बात सही, ये भी बात सही है। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया भाई 80√2, ये रहा 80√2, और इसने इसको इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन के साथ फेंका। अब इधर को 80, इधर को 80√2, तो माइनस क्या करोगे 80√2 माइनस 80, तो ये नेट फोर्स लग गया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एसी की डायरेक्शन में, टुवर्ड्स एसी। आई बात समझ। Was it not a very very simple topic? Was it not a very very simple concept? क्या ये बहुत इजी नहीं था आपके सामने, क्या ये बहुत सिंपल नहीं था बच्चे, है ना, है ना बच्चों। बात तो सही है सर, बात तो सही है। क्वेश्चंस और बहुत सारे करेंगे हम, डोंट वरी अबाउट दैट। अब अगर मैं आपको बताऊं इसके बाद, तो नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछता है, इक्विलिब्रियम वाला। कौन सा वाला, इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन। कैसे पूछता है, ध्यान देना कैसे पूछता है। कहेगा सर एक चार्ज इधर है कैपिटल क्यू, एक चार्ज इधर है कैपिटल क्यू, ये दोनों कुछ आर दूरी पर रखे हैं। हमने कहा ठीक है यार, हमने कहा ठीक है यार, ये दोनों कुछ आर दूरी पर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब एक पॉइंट पर एक चार्ज रखना है Q। वो कह रहा पता, देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी पोजीशन एंड नेचर ऑफ चार्ज स्मॉल q such that it is in equilibrium। पहले पॉइंट में तो बोला इट इज इन इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब है दैट इज नेट फोर्स जीरो है उसके ऊपर, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, जीरो। दूसरा पॉइंट कहता है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, समझ रहे हो। मतलब पहले बारी में तो पूछ रहा है कि सिर्फ क्यू चार्ज पे नेट फोर्स जीरो है, तो बताओ उसको मैं कहां पर रखूंगा, पहली बात। दूसरी बात में पूछता है सभी चार्जेस पर नेट फोर्स जीरो है, तो बताओ ये क्यू होगा कितना, और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और अक्सर ये क्वेश्चन चाहे आप कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से देखो, चाहे आप बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखो, चाहे आप सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से देखो, तो यार ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। वैल्यू चेंज कर देगा बस, यहां क्यू यहां पर 4Q कर देगा, यहां पर 2 माइक्रोकुलम यहां पर -4 माइक्रोकुलम कर देगा। सर यहां तो प्लस प्लस है, देखो अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो कहीं इन लाइन के जोड़ने के बीच में ही आएगा, और अगर नहीं है तो फिर अगली बात में बताऊंगा कि वो क्यों नहीं है या कैसे नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो। पहली बात तो आप इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो करोगे, तो ऐसा मान के चलता हूं
कि यहां से आपने x दूरी पर रखा है, तो बड़ा वैसा यहां से कितनी दूरी पर होगा, r माइनस एक्स दूरी पर, है ना, r माइनस एक्स दूरी पर, सही है। तो आप क्या कहोगे भाई, ये वाला क्या करेगा, इधर को F1 फोर्स लगाएगा और ये वाला F2, अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव होता तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ये अपनी तरफ। नेट फोर्स जीरो होने के लिए दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगने जरूरी है। अब चाहे ये पॉजिटिव है तो भी इसके ऊपर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे ये नेगेटिव है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ, तो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब अगर आप नेचर की बात करेंगे तो वो हमें समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बोथ। सॉल्यूशन करवा रहा हूं, नेचर का तो समझ में आ गया, क्योंकि अगर देखो इस डायरेक्शन में 10 है तो इस डायरेक्शन में 10 होना जरूरी है, तभी फोर्स जो है ना वो जीरो होगा, नेट। अब बात ये आ रही है कि रखा कहां पर है भाई, इधर को लगा, इधर को लगा, रखा कहां पर है, तो x दूरी पर रखा है। तो एक बात बताओ, पहले तो आप F1 निकाल लो, k क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, बच्चा ये पहला हो गया। इस डायरेक्शन से F2 निकाल लो, k क्यू क्यू बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी सही है। अब अगर नेट फोर्स जीरो है, इफ F net is zero, therefore तब तो F1 F2 के बराबर होगा, then F1 is equals to F2, है ना बच्चे, तब तो F1 F2 के बराबर होगा। और अगर ऐसी बात है तो आप कह नहीं सकते कि सर K कैपिटल Q स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर बराबर हो गया K कैपिटल Q स्मॉल q बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर K से K कट गया, Q से Q कट गया, स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, क्रॉस मारो, क्रॉस मारेंगे तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर के, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर के। तो अंडर रूट मारो तो r माइनस एक्स एक्स के बराबर हो गया, तो r 2x के बराबर हो गया, तो x r बाई 2 के बराबर हो गया। मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब इतना हमें समझ में आ गया कि भाई ये बीचों बीच रखा जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब हमें इतना समझ में आ गया कि यार ये तो कहीं ना कहीं बीचों बीच रखा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, ये दोनों के बीचों बीच कहीं रखा जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने कर लिया, बहुत सिंपल सी बात थी, है ना बच्चों। क्लियर है भैया, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया भाई, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये किसके लिए, फॉर पार्ट वन, फॉर पार्ट वन। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। कहां रखा जाएगा, बीचों बीच, तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। नोट कर लो एक बार, मैं साइड हो जाता हूं, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग एक बार नोट कर लो बच्चे। चलो आगे बढ़ते। अब अगर मैं आगे कराता हूं आपको, अब अगर मैं आगे कराता हूं आपको, तो आप क्या कहोगे मुझसे, अगर मैं आगे कराता हूं आपको तो आप क्या कहोगे मुझसे, आप यही तो कहोगे कि सर सर पार्ट टू करते। अब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, मतलब सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, मतलब ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू बीच में आपका कहीं ना कहीं होगा। पोजीशन आपको पता चल गई थी, r/2 दूरी पर रखूंगा। बट जब सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इसका क्या नेचर होना चाहिए वो देखो। इसके लिए आप क्यू को छोड़ दो, बाकी दोनों क्यू में से किसी एक क्यू पर नेट फोर्स जीरो कर दो, बाकी दोनों क्यू में से किसी एक क्यू पर नेट फोर्स जीरो कर दो। इसको उठा लो, इसको उठा लो, है ना, इसको उठा लो। अब ये क्या करेगा, सेम वाला तो रिपेल करेगा। ये रहा F1, कितना होगा भाई, k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सही है। अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में है तो बट ऑब्वियस सी बात है दूसरा फोर्स शुड बी इन दिस डायरेक्शन, और वो तो तभी हो सकता है ना जब ये क्यू नेगेटिव हो जाए, है ना बच्चे, है ना, सही है भाई। कैपिटल क्यू ने उसको रिपेल मारा, सही है, मान लो 10 न्यूटन से, तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो तभी होगा ना जब कोई हो जो उसको 10 न्यूटन से अपनी तरफ खींच भी ले। तो इसका मतलब भैया ये रहा इस डायरेक्शन में 10 के साथ,
तो सिंपल सी बात है भाई। तो F2 आपका क्या रहने वाला है, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय, अब दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में, R/2 का होल स्क्वायर। 4 ऊपर चला जाएगा, 4KQQ बाय R²। सही है, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो। फॉर F नेट टू बी 0, F1 तो F2 के बराबर होगा। सही है बच्चा। तो इसका मतलब KQ² बाय R² बराबर हो गया 4KQQ बाय R²। सर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कैपिटल Q क्या हो गया, 4Q के बराबर। तो सर कैपिटल Q क्या हो गया, 4Q के बराबर। आया ना बच्चे। तो इसका मतलब स्मॉल q क्या आया, Q/4। लेकिन नेगेटिव था तो माइनस लगाना पड़ा, लेकिन नेगेटिव था तो मुझे माइनस लगाना पड़ा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाय ना बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बोला मैंने। अगर तो ये इक्विलिब्रियम में है तो ये कैपिटल Q स्मॉल q है, तो भाई इसने इसको क्या करा होगा, देखो Q नेगेटिव है Q पॉजिटिव है, इस पे इसने F1 लगाया होगा, इस पे F2 लगाया होगा, दोनों को बराबर कर दो तो आपका पोजीशन निकल गया, मानी बीचों बीच रखा होगा। सही है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इसको इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कर दो, इसने इसको रिपेल मारा होगा, इसने इसको अट्रैक्ट करा होगा -Q के साथ। रिपल्शन में KQ² बाय R² हो गया, अट्रैक्शन में भैया K कैपिटल Q स्मॉल q बाय R/2 का होल स्क्वायर हो गया। सही है। दोनों को बराबर कर दो तो कैपिटल स्मॉल q -Q/4 आ जाएगा। सही है। तो पहला पॉइंट तो अपने को मिल गया कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज के है या नेगेटिव के है तो चार्ज कहीं ना कहीं बीचों बीच रखा जाएगा फॉर नेट फोर्स टू बी 0। पहला पॉइंट क्या मिला हमें, हमें पहला पॉइंट क्या मिला, इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर then are of same nature, if Q1 and Q2 are of same nature, then small q is placed somewhere in between line joining both charges। बात समझ में आ रही, मतलब देखो ये कैपिटल Q है Q1 और ये Q2 है। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो कहीं यहां रखा जाता, चाहे नेगेटिव नेगेटिव होता तो भी कहीं यहां रखा जाता। ये पहला पॉइंट है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है हमसे, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। अगर ये ऐसा है कैपिटल Q लेकिन एक प्लस है एक माइनस है। अब आप एक बात बताओ, बीच में रखो चार्ज को, ये क्या करेगा, धक्का मारेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। तो यहां पर आप फिर पता है क्या कहोगे, चार्ज Q is placed near charge of smaller magnitude, charge of smaller magnitude for F net to be 0, for F net to be 0। बात समझ में आ रही है। अगर F net को 0 करना है तो चार्ज Q को स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास रखना पड़ेगा। गॉट इट गाइस। कैसे, अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, ये आपका -4 माइक्रोकुलाम्ब है, ये 2 माइक्रोकुलाम्ब है, तो कहां रखूंगा मैं। अब अक्सर बच्चा कहता है -4 तो 2 से छोटा है तो यहां रख दो। बेटा मैग्नीट्यूड की बात करी, -4 का मैग्नीट्यूड 4 होगा, 2 का मैग्नीट्यूड 2 है, छोटा कौन सा हो गया यहां पर, तो कहीं ना कहीं चार्ज को यहां पर रखूंगा, तभी नेट फोर्स 0 होगा। ये 2 पॉइंट्स है, बहुत जरूरी है। सेम नेचर के है तो कहीं ना कहीं बीचों बीच रखा जाएगा, ऑपोजिट नेचर के है तो उस चार्ज के पास रखोगे आप, बीचों बीच नहीं, लाइन अलग लाइन में, सेम लाइन पर, उस चार्ज के पास जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। ये नोट कर लिया होगा आपने। मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन देता हूं आपको, उसका आंसर भी दे दूंगा, बट आप लोग मैच कर लेना कि क्या आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक Q चार्ज है, मतलब एक E चार्ज है, और एक 4E चार्ज है, X दूरी है, तो आपको सेम नेचर के बड़ो वैसे कहीं ना कहीं बीचों बीच निकलेगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यहां पर मैंने Q चार्ज रखा,
तो आपको क्या करना है, इस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है और नेचर निकालना है। मैं आपको बता दूं तो भाई यार एक काम करो ना, आंसर मत लिखवाओ, जब अगली क्लास में आऊंगा ना लेक्चर नंबर 3 में, तो इसको पूरा सॉल्व भी करा देंगे आपको, है ना, तो आप मैच कर लेना, इसी बहाने कम से कम आपको थोड़ा तो रहेगा कि चलो सॉल्व भी करना है इसको, है ना बच्चा, सॉल्व भी करना है इसको। मेरे हिसाब से देखिए अभी क्वेश्चंस तो बहुत सारे यार, मतलब सुपर पोजीशन पे तो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं एक डीबी भी दे दूंगा आप लोगों को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको इस तरीके से पढ़ाई चाहिए ना बच्चे, तो मैं फिर से बोल रहा हूं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो, वीके आर्मी कोड यूज करो, सीधा प्लस पे आओ, बहुत मजे आते हैं यार वहां पर ना, नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली लाइव इंटरैक्शन, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने यार आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, उसके ऊपर मैंने बड़े प्यारे तरीके से क्वेश्चंस करा दिए बच्चों, ठीक है ना। चार्ज हो गया, ये हो गया, है ना, आज की क्लास में जो ये सब चीजें थी तो ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, कुछ इस क्लास के क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना, मजे आएंगे। तो आई गेस ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। आज की क्लास को अपन यहीं पर रखेंगे, आपसे मैं मुलाकात करूंगा आप ही की अगली क्लास में। टिल देन अभी के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।